हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है राहु के ऊपर। आज हम राहु के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम राहु को हर एक घर में डिस्कस करेंगे कि राहु के डिफरेंट हाउसेस में आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राहु इल्यूजन को शो करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जब भी आपकी राहु की महादशा रन करेगी या फिर राहु की अंतर्दशा रन करेगी, तो उस टाइम पीरियड में एक पर्सन जितना क्लियरली सोच पाता है, वो जो क्लियरली सोचने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसीलिए राहु इल्यूजन शो करता है, मतलब जो चीज़ हमें देखनी चाहिए एज इट इज़ वो हम एज इट इज़ नहीं देख पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राहु ऑब्सेशन को शो करता है। जिस भी घर में राहु आपका प्लेस्ड है, उस घर के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, वो घर जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है उन सभी चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो राहु इल्यूजन शो करता है और दूसरी ही साइड राहु ऑब्सेशन को भी शो करता है। तो ये दो पॉइंट आपको अपने माइंड में लेकर चलने हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राहु फर्स्ट हाउस के बारे में। देखिए, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि राहु जिस भी घर में प्लेस्ड होता है उस घर के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। अब फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और इसी चीज़ की वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ओके। क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है वो खुद का होता है कि मैं खुद की पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ। और कई बार क्या होता है, इस चीज़ की वजह से ये रिलेशनशिप में काफ़ी ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी रहते हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरली मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली को फर्स्ट हाउस मंगल रूल करता है। तो यहाँ पे नेचुरली मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। तो आपका राहु अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आपको आपके चार्ट में राहु को तो स्टडी करना ही है, बट साथ के साथ आपको आपके चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट को भी देखना है कि आपके चार्ट में मंगल किस तरह से प्लेस्ड है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको सूर्य को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में, मतलब एरीज साइन में सूर्य उच्च का होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको राहु के साथ साथ मंगल प्लस सूर्य दोनों को ही स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, राहु जिनके भी फर्स्ट हाउस में होता है, आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा तो इस पर्सन के माइंड में पैसों से रिलेटेड चीज़ें चलती रहेंगी। अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन कितना कमा रहा है। अगर ये पर्सन बहुत अच्छा खासा भी पैसा कमा रहा है तब भी इनके माइंड में कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ चलेगी कि मैं किस तरह से पैसा और बढ़ा सकता हूँ, और यही एक रीज़न बनता है इनके शॉर्टकट्स का। अब देखिए, जब तक राहु की महादशा या फिर राहु की अंतर्दशा चलेगी तो इनका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि ठीक है, अगर मेरे को किसी दूसरे रास्ते जाकर अगर मेरे को पैसे कमाना पड़े तो उसमें गलत क्या है। बट यहाँ पे जब तक राहु की दशा चल रही है तब तक वो चीज़ आपको अच्छी दिखाई देगी, बट द मोमेंट जैसे ही ये टाइम पीरियड एंड होगा उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो राहु फर्स्ट हाउस वालों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पैसे कमाते समय हमेशा एथिकल वे ही यूज़ करें, ओके। इस चीज़ को हमेशा इनको माइंड में रखना चाहिए। अब राहु फर्स्ट हाउस वालों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर आपके घर में मेन गेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको आप जितना जल्दी हो सके आप उसको रिपेयर करवाइए। आपका मेन गेट जितना प्रॉपर रहेगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, और जितने प्लांट्स वहाँ पे आप लगा सकते हैं उतने आप प्लांट्स लगाइए, ओके। ये बहुत अच्छी रेमेडी है राहु जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है। तो अगर आपका राहु है फर्स्ट हाउस में तो डेफिनेटली आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। अब देखिए, एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है ऐसे लोगों की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे आपको मंगल सूर्य इनका तो आपको कॉम्बिनेशन समझ आ गया है, ठीक है। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इस पर्सन की इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं, इतनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। एक तो फेम की, ओके, बिकॉज राहु और सूर्य जिनके भी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड होता है, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा फेम प्रोवाइड करता है। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से फादर को दिक्कत हो सकती है, बट राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन जब भी बहुत प्रोमिनेंटली किसी के चार्ट में होता है तो ये फेम को दर्शाता है। तो कई बार क्या होता है, इनकी डिज़ायर्स की वजह से, इनकी एक्सेस डिज़ायर्स की वजह से
इनको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके क्योंकि देखिए राहु सेटिस्फाई नहीं हो पाता किसी भी चीज़ से इजीली। ओके और जब राहु फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड हो, और फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर है, ऑल्दो 12 के 12 घर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है उसकी इम्पॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे लोगों को ईजीली, मतलब ये लोग ईजीली सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, और इसी चीज़ की वजह से, इनकी हाई डिज़ायर्स की वजह से इनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आपको 2-3 चीज़ों का आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपकी डिज़ायर्स कंट्रोल्ड उसमें रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जितना खुद पे फोकस कर रहे हैं उतना ही आपको अपने पार्टनर पे भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि देखिए केतु यहाँ पर आपके 7th हाउस में प्लेस्ड होगा। ओके तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से कि आप खुद का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कई बार ऐसा आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील होंगी कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो पैसा कमाने के लिए हमेशा एथिकल वे चूज़ करें। ओके क्योंकि देखिए राहु की जब तक टाइम पीरियड चल रहा है, राहु का जब तक महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है, तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अगर आपको किसी और तरीके से भी अगर आपको पैसा कमाना है तो। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा, जैसे ही वो इल्यूजन ख़त्म होगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ओके तो ये था राहु फर्स्ट हाउस के बारे में। अब हम बात करेंगे राहु सेकंड हाउस के बारे में। देखिए सेकंड हाउस क्या क्या चीज़ें शो करता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली को शो करता है। आपकी फैमिली का अगर कोई बिजनेस है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हमें ये पता चलता है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आपकी स्पीच कैसी है, ये हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस से हमें आपकी इनकम के बारे में पता चलता है। वेल्थ के बारे में जब भी जानना हो तो वेल्थ के लिए 2 घर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, ठीक है। अगर आपको इनकम के बारे में, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना है तो आपको सेकंड हाउस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 11th हाउस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेल्थ पर्सपेक्टिव से राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको और भी ज़्यादा समझना, मतलब डिटेल में स्टडी करना। सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स को भी शो करता है। ओके आपको किस तरीके का खाना पसंद है, ये भी हमें सेकंड हाउस शो करता है। देखिए राहु जब भी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे आपको किस तरह से चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि राहु कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। फिर आपको देखना है कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि आ रही है। अब इस चार्ट में सेकंड हाउस में टॉरस साइन आ रहा है, ठीक है। अब जो टॉरस साइन है उसको शुक्र रूल करता है, तो इस केस में आपको राहु को देखना है, आपको शुक्र को भी स्टडी करना है कि शुक्र कौन से घर में प्लेस्ड है, ठीक है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस रहेगा राहु सेकंड हाउस पे भी, ठीक है। जहाँ पे भी शुक्र प्लेस्ड होगा आपको उस घर के भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे राहु की महादशा या फिर राहु की अंतर्दशा में। फिर जो आपको तीसरा प्लैनेट है वो है चंद्रमा को स्टडी करना है, क्योंकि चंद्रमा टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन 3 प्लैनेट्स को आपको स्टडी करना है बहुत ही डिटेल में। ओके सबसे पहले राहु, फिर शुक्र और फिर आपको चंद्रमा को स्टडी करना है। अब देखिए राहु जिनके भी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं, मतलब जिनके भी चार्ट में राहु सेकंड हाउस में होते हैं, ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं लोगों से बात करने में। इनको पता होता है कि किस टाइम पे हमें क्या चीज़ बोलनी है, ठीक है। इनका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। ओके अब देखिए लेकिन क्या होता है अगर इस राहु पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, मान लीजिए राहु यहाँ पे मंगल के साथ प्लेस्ड है या फिर शनि के साथ प्लेस्ड है, ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर सूर्य के साथ भी प्लेस्ड है, तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इनकी स्पीच की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि ये सामने वाले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात करें। लेकिन अगर इसी चार्ट में राहु, मतलब अगर राहु यहाँ पे सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और शुक्र की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है और चंद्रमा की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो इस पर्सन को पता होगा कि किस टाइम पे हमें क्या चीज़ बोलनी है और किस तरह से हम हमारे बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब चाहे से वो बिज़नेस हो चाहे से वो जॉब हो, लेकिन ऐसे लोग बिज़नेस में काफ़ी अच्छा करते हैं, ठीक है, बिज़नेस में काफ़ी अच्छा करते हैं। और ऐसे लोग मार्केटिंग में या फिर सेल्स में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। इनको पता होता है कि हमें हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बेचना है। अब देखिए राहु जिनका भी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोगों को अपनी स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज देखिए सेकंड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को शो करता है, वो है इनकम,
ओके आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, आप उनको किस तरह से फील करवा रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर आपको आपकी इनकम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर राहु अगर आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो जितना अच्छा आपके बोलने का तरीका होगा, आप जितना सामने वाले को चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे विदाउट हर्टिंग देम, ओके, तो ये आपके राहु को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते जाएगा विद टाइम। ओके, और आपको इसका डायरेक्ट असर आपको आपकी इनकम में देखने को मिलेगा। तो सेकंड हाउस का राहु अगर आपका है, और ये एक चीज़ है जो कि रेमेडी की तरह भी वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने बोलने के तरीके पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आपने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करा तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इनकम पे देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप ध्यान रखें कि आप लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको आपकी फूड हैबिट्स का भी ध्यान रखना है। राहु सेकंड हाउस में है और शुक्र चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर अच्छी है चार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे आप फूड रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे राहु अगर आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो आपको खुद की फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जिनके भी चार्ट में राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोगों की ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो फिर ईटिंग हैबिट्स और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, या फिर ऐसे लोगों को किसी न किसी तरह का एडिक्शन ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो एडिक्शन से बच के रहना है, और यहाँ पे आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी ठीक रखना है, सो दैट राहु सेकंड हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। क्योंकि देखिए राहु सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस ओरिजिनली टॉरस साइन रूल करता है, और टॉरस साइन वेल्थ के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने राहु को बैलेंस करा, अगर आपने राहु को थोड़ा समझा कि आपको किस तरह से इसको बेटर करना है, इसको किस तरह से पॉजिटिव साइड में रखना है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी वेल्थ को करेगा। ठीक है, आपकी इनकम पे लाएगा ये डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर एक तो फूड हैबिट्स को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपको आपके बोलने के तरीके का, मतलब आप किस तरह से बात कर रहे हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए राहु आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि राहु जब भी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी टेंडेंसी क्रिएट कर देता है कि इंसान को झूठ बोलने की आदत लग जाती है। ओके, तो आपको झूठ बोलने से बचना है। ये सिमिलर चीज़ है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी कि आपको आपकी स्पीच का ध्यान रखना है। एक तो आपको आपकी स्पीच की वजह से किसी को हर्ट नहीं करना, और दूसरी चीज़ है कि झूठ बोलने से आपको बचना है। क्योंकि देखिए सेकेंड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट भी कर रही हूँ कि आपको आपकी बोली पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आपको आपकी फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। क्योंकि ये जो राहु की जो प्लेसमेंट है ये आपकी इनकम को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, राहु जिस तरह से आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको आपकी वेल्थ पे देखने को मिलेगा। अब राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन फैमिली बिजनेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे राहु का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो राहु के बोलने के, मतलब एक पर्सन के बोलने के तरीके की वजह से कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस में भी लॉस होते हुए आपको नज़र आ सकता है। तो इसीलिए जितना पॉजिटिव यहाँ पे राहु प्लेस्ड होगा, अगर यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेस्ड है तो ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से फैमिली बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है। ठीक है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन को भी शो करता है, राहु आपको सडन राइज भी प्रोवाइड करता है। लेकिन नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस राहु को किस तरह से बैलेंस करके आप चलेंगे। ओके, इसीलिए राहु सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और राहु सेकंड हाउस को पॉजिटिव रखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राहु सेकंड हाउस वेल्थ के लिए काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। ओके, यहाँ पे बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे राहु के साथ अगर चंद्रमा प्लेस्ड है, ठीक है, और सेकंड हाउस में ही प्लेस्ड है टॉरस साइन में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पैसा होता है, मतलब आपको चीटिंग से बचना है। ठीक है, आपको किसी को चीट नहीं करना है। तो राहु सेकंड हाउस प्लेसमेंट काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप फूड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, जेमस्टोन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आप जब अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि राहु आपको सडन राइज भी प्रोवाइड करता है।
ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में सडनली हो जाती है और वो पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फेम मिलता है या फिर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो राहु अगर सेकंड हाउस में बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी वजह से आपकी फैमिली बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको राइज देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की भी जॉब करना चाहते हैं तो भी ये राहु की प्लेसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज जिनका भी राहु सेकेंड हाउस में प्लेस्ड होता है वो बहुत स्मार्टली लोगों से बात कर सकते हैं। तो राहु सेकंड हाउस, इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब हम बात करेंगे राहु थर्ड हाउस के बारे में। देखिए, जिनका भी राहु थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस क्या क्या चीज़ें शो करता है। थर्ड हाउस शो करता है कि एक पर्सन कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकता है, एक पर्सन कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है अपनी लाइफ में, एंड एक पर्सन के पास कितना ज़्यादा करेज है। अब राहु जिनके भी थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोग काफ़ी ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। मैंने मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि राहु जब भी आप थर्ड हाउस में देखेंगे तो ये वो बच्चे होते हैं जो कि अगर एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले भी अगर ये लोग पढ़ाई करने बैठेंगे तो भी ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की प्रेशर हैंडलिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ये लोग काफ़ी ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। इनको पता है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम काम कर सकते हैं, मतलब हम कम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस केस के वजह से राहु थर्ड हाउस काफ़ी ही अच्छा माना जाता है। राहु जब भी आप थर्ड हाउस में देखेंगे तो ऐसे लोग काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको फास्ट काम करने की आदत होती है। अगर आप इनको बोलेंगे कि आप धीरे धीरे काम करिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिए, तो वो चीज़ इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। बट हाँ, मतलब राहु अगर आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, ये बहुत ही फास्ट काम करते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो ये है कि थर्ड हाउस आपकी रिस्क को भी शो करता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है, और थर्ड हाउस करेज को भी शो करता है। तो राहु जैसा प्लैनेट जब भी थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग कई बार अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं। ये लोग वो रिस्क भी ले लेंगे जो कि इनको नहीं लेना चाहिए, और इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखिए, राहु जिनका भी थर्ड हाउस में होता है, ऐसे लोग काफ़ी ही ज़्यादा फियरलेस होते हैं। ये इजीली किसी से डरते नहीं हैं। इनमें जो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ही ज़्यादा हाई होती है। एंड ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करेज होता है, स्पेशली अगर यहाँ पे राहु के साथ मार्स प्लेस्ड है या फिर सैटर्न प्लेस्ड है। इनफैक्ट कभी कभी सूर्य के केस में भी इनमें इतना ज़्यादा करेज आ जाता है कि ये एंड इतना ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है कि फिर ये कुछ भी रिस्क लेने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और यही एक प्रॉब्लम होती है, जिस मतलब यही एक इनकी हैबिट होती है जिसकी वजह से फ्यूचर में इनको कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी अगर आप रिस्क उठा रहे हैं तो उससे पहले 4-5 बार सोचिए अच्छे से, उसके बारे में डीपली उस चीज़ को एनालाइज करिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। कभी राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन डिवाइसेस का काफ़ी ही अच्छा नॉलेज होता है। ऐसे लोगों को पता होता है कि कौन सा डिवाइस किस तरह से वर्क करता है। ओके, एंड यहाँ पे मार्स और सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन है, तो ये टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। राहु जब भी थर्ड हाउस में आप देखेंगे तो इनको कई बार मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती होंगी। ओके, एंड क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध का भी प्रभाव है, क्योंकि थर्ड हाउस मिथुन राशि का होता है और जो मिथुन राशि है उसको रूल करते हैं मरकरी। तो यहाँ पे आपको बुध का भी आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए राहु अगर आपके थर्ड हाउस में है तो आपको राहु को स्टडी करना है, आपको बुध को स्टडी करना है, मतलब आपको मरकरी को स्टडी करना है, एंड आपको यहाँ पर मार्स को भी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना ज़रूरी है कि आपके चार्ट में ये तीनों ही प्लैनेट्स किस तरह से प्लेस्ड हैं। ओके, यहाँ पे मैंने मार्स क्यों बोला है, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस में आपको करेज देता है। ठीक है, थर्ड हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पे आपको हार्डवर्क पुट करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे राहु को देखना है, आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर प्लेस्ड है वो देखना है, और फिर आपको मंगल को देखना है। राहु जिनका भी थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे लोग
कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इनको हर एक डिवाइस के बारे में पता होता है कि ये डिवाइस किस तरह से वर्क करेगा। एंड यहाँ पे मंगल और शनि का अगर इम्पैक्ट हुआ तो ये लोग टेक्निकल फील्ड में काफ़ी ही अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और थर्ड हाउस ओरिजिनली मिथुन राशि का होता है। और मिथुन राशि को कौन रूल करते हैं? बुध रूल करते हैं, मतलब मरकरी रूल करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली राहु प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों को बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती है। ओके मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिनका भी राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है, इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। देखिए, राहु थर्ड हाउस जो प्लेसमेंट है वो ऑनलाइन सक्सेस के लिए काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। बट यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब राहु जिसकी राशि में प्लेस्ड है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके चार्ट में अगर हम देखें तो राहु यहाँ पे थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और थर्ड हाउस में राहु जेमिनी साइन में ही प्लेस्ड है, मतलब मरकरी की राशि में ही प्लेस्ड है। अब आपको चार्ट में देखना है कि मरकरी कौन से घर में प्लेस्ड है, फर्स्ट में प्लेस्ड है, 10th में प्लेस्ड है या फिर 7th में प्लेस्ड है, कौन से घर में प्लेस्ड है। मतलब आपको बेसिकली मरकरी की कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके चार्ट में बुध की कंडीशन अगर अच्छी है तो ये जो प्लेसमेंट है ये ऑनलाइन सक्सेस आपको दे सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो अगर आपका राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो आप मार्केटिंग फील्ड में भी आप जॉब कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग मैनेजमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है आपके चार्ट में कि राहु कौन से घर में प्लेस्ड है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कौन सी राशि में प्लेस्ड है, ओके, राशि। फिर आपको देखना है कि राशि लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है आपके चार्ट में। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपने राहु को एनालाइज करना है, ओके। क्योंकि देखिए, राहु बेसिकली अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके चार्ट में राहु का डिस्पोजिटर मतलब राहु का जो राशि स्वामी है वो अगर आपके चार्ट में बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो राहु थर्ड हाउस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप में से किसी भी लोग अगर आप में से किसी को भी अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब जगह अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको राहु को देखना ज़रूरी है और राहु के राशि लॉर्ड को भी देखना ज़रूरी है आपके चार्ट में। जितना पॉजिटिव राशि लॉर्ड प्लेस्ड होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट राहु आपको प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, राहु थर्ड हाउस में है तो यहाँ पे आपको रिस्क लेने से पहले, करेज शो करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ओके। एंड आपको लोगों की गाइडेंस लेके ही आपको रिस्क उठाना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पेशली जब भी राहु का महादशा का टाइम पीरियड चलता है या फिर अंतर्दशा का टाइम पीरियड चलता है तो इंसान को पता नहीं चलता कि ये जो रिस्क मैं उठा रहा हूँ ये मतलब मेरे फेवर में वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए जब भी आप लाइफ में अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिस्क लेने जाएं एंड स्पेशली उस टाइम पीरियड में अगर राहु का टाइम पीरियड चल रहा है तो आपको किसी की गाइडेंस लेके ही काम करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे राहु फोर्थ हाउस के बारे में। अगर आपका राहु फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो फोर्थ हाउस आपके होम टाउन को शो करता है, आपके घर में किस तरीके का एनवायरनमेंट है उसको शो करता है, आपके और आपकी मदर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, क्या वो अच्छा है, क्या वो ख़राब है। तो ये सब चीज़ें हमें फोर्थ हाउस से पता चलती है। अब देखिए, राहु जब भी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को मिली है कि राहु जहाँ पे भी प्लेस्ड है तो राहु उस घर के प्रति ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। और केतु जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ही अच्छा है, केतु जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है तो उस घर के प्रति एक पर्सन को डिटैचमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो अब राहु अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग अपने घर से काफ़ी ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, ओके। ये वो लोग होते हैं जिनको बहुत ही जल्दी होम सिक फील होने लग जाता है। देखिए, राहु जिनका भी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होता है ऐसे लोग बहुत जल्दी होम सिक फील करने लग जाते हैं। अगर ये थोड़े टाइम भी अपने घर से दूर चले जाते हैं तो इनको ऐसा होता है कि हम घर कब जाएंगे वापस जल्दी से। अब देखिए, राहु जब भी आप फोर्थ हाउस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने घर से भी ऑब्सेस्ड होते हैं। इनका मेन फोकस रहता है कि हम अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाएं। स्पेशली अगर यहाँ पे राहु के साथ वीनस प्लेस्ड है एंड इनके चार्ट में अगर मून की प्लेसमेंट भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब चंद्रमा की प्लेसमेंट भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है, तो ये लोग बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं।
राहु फोर्थ हाउस वाले मदर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। जैसे ही इनकी अगर कभी भी अगर इनकी मदर को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ मेंटली इनको काफ़ी ही ज़्यादा परेशान करती है। तो मदर को लेके ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट तो आपको देखनी है ही, यहाँ पे आपको चंद्रमा की भी प्लेसमेंट देखनी है। अगर यहाँ पे आपके चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, ओके, चंद्रमा की प्लेसमेंट एंड राहु यहाँ पे किस राशि में प्लेस्ड है। अब यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिखा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नंबर की जगह यहाँ पर 5 नंबर लिखा होता, ठीक है, तो फिर आप कैसे रीड करते हैं। आपको राहु को देखना है, आपको चंद्रमा को देखना है और फिर आपको सूर्य की प्लेसमेंट को भी देखना है। आपको इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। अब इस केस में यहाँ पे चंद्रमा की ही राशि है तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ राहु और चंद्रमा की ही बात करूँगी। बट राहु का जो राशि स्वामी होता है, मतलब राहु का जो डिस्पोजिटर होता है, उसकी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपको राहु को समझना है, फिर आपको राहु के राशि लॉर्ड को समझना है और फिर आपको चंद्रमा को समझना है, ठीक है। चंद्रमा क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस ओरिजिनली चंद्रमा रूल करता है, तो यहाँ पे चंद्रमा की भी पोजीशन अच्छी होनी ज़रूरी है, ओके। सबसे पहले आप राहु को देखेंगे कौन से घर में प्लेस्ड है, फिर आप राहु के डिस्पोजिटर को देखेंगे, मतलब राहु किस राशि में प्लेस्ड है और उस राशि का स्वामी कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। क्योंकि राहु अपने डिस्पोजिटर का ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिस्पोजिटर का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है राहु के रिजल्ट्स पे। अगर उसकी प्लेसमेंट काफ़ी ही अच्छी हुई तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। एंड अगर वो किसी राजयोग में है तो भी राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। एंड फिर आपको चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए राहु अगर यहाँ पे आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों को गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, व्हीकल्स का बहुत शौक होता है, कार्स का बहुत शौक होता है। एंड अगर यहाँ पे शुक्र का इम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इनको क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इनको फिर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार्स का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब देखिए राहु अगर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है और अगर यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर ख़राब हो गई, ठीक है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर ख़राब हो गई एंड यहाँ पर मंगल शनि जैसे प्लैनेट का अगर यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया, इनफैक्ट अगर यहाँ पे सूर्य का भी इम्पैक्ट हो गया, तो यहाँ पे फिर राहु आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फिर राहु की महादशा या फिर अंतर्दशा में वो आपको आपके घर से दूर लेकर जाएगा या फिर आप अपने घर में इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपका खुद का मन करेगा आपके घर से निकलने का, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे राहु के साथ कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे राहु बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये एक फिर ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत जल्दी होम सिक फील हो जाता है, इनको वापस से घर आना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मंगल शनि और अगर सूर्य का अगर यहाँ पे होता है कॉम्बिनेशन अगर राहु के साथ, तो यहाँ पे फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं घर में रहने से प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो फिर ये पर्सन घर से दूर जाना चाहता है, ओके। राहु अगर आपके 4th हाउस में है तो आपको वास्तु को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके घर का वास्तु एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु ख़राब हुआ तो आपका बेसिकली आपका राहु भी नेगेटिवली वर्क करेगा। तो आप हमेशा अपने घर के वास्तु को एकदम सही रखिए एंड आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ओके। जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतना अच्छा राहु आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन रहता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके घर का वास्तु एकदम अच्छा हो और आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अब देखिए राहु अगर आपके चार्ट में कर्क राशि में प्लेस्ड है, ठीक है, मतलब राहु अगर आपके चार्ट में कैंसर साइन में प्लेस्ड है तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको राहु के साथ साथ आपको चंद्रमा को तो स्टडी करना ही है बट आपको जुपिटर को भी स्टडी करना है, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जुपिटर की भी प्लेसमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपका राहु 4th हाउस में प्लेस्ड है या फिर अगर आपका राहु कर्क राशि में प्लेस्ड है तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ओके। राहु 4th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट। ये आपको आपके होम टाउन में काफ़ी ही अच्छी सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड आप व्हीकल से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पे शुक्र का भी प्लेसमेंट अगर
अगर अच्छा है तो, ठीक है। तो अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको व्हीकल से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है कि राहु यहाँ पे मंगल शनि के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर ये कहीं ना कहीं राहु अपने टाइम पीरियड में आपको आपके घर से दूर लेकर जाएगा। अब हम बात करेंगे राहु 5th हाउस के बारे में। देखिए राहु 5th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं एंड यहाँ पे नेचुरली राहु प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, बिकॉज 5th हाउस ओरिजिनली सूर्य रूल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम एंड फेम का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। ऐसे लोगों को अपनी क्रिएटिव मतलब इनकी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है, ओके। एंड ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगर इनके 11th हाउस की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो। अब देखिए राहु 5th हाउस में पॉलिटिक्स का जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपको चंद्रमा की भी प्लेसमेंट को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चंद्रमा आपके चार्ट में जितना पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको मासेस से आपको प्यार मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का योग बनता है, लेकिन आपको आपके चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा को देखना ज़रूरी है और लिब्रा साइन को स्टडी करना ज़रूरी है। लिब्रा साइन मतलब 7th हाउस को मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम चाहिए जहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, तो यहाँ पे आपको राहु सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है। लिब्रा साइन मतलब 7th साइन मतलब 7 साइन आपके चार्ट में जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा, ठीक है। आपको लिब्रा साइन को स्टडी करना है और फिर आपको चंद्रमा को स्टडी करना है, ठीक है। जितने स्ट्रॉन्ग इनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में बैठी होगी उतना ही ज़्यादा आपको नेम एंड फेम मिलेगा। अब वो नेम एंड फेम आपको क्रिएटिविटी से भी मिल सकता है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लिब्रा और चंद्रमा जितना ही मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज़्यादा एक पर्सन को मासेस से प्यार मिलता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लव मैरिज का भी योग बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको वीनस की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे राहु के साथ वीनस प्लेस्ड है, ठीक है, या फिर राहु यहाँ पर आपके 7th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है। अब इस चार्ट में 7th लॉर्ड भी वीनस ही है, इसलिए मतलब इसीलिए हम वीनस को कंसिडर करेंगे। एंड नेचुरली भी अगर राहु के साथ वीनस प्लेस्ड है आपके 5th हाउस में तो ये कहीं ना कहीं लव मैरिज को शो करता है। एंड ये चीज़ बताता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा। देखिए राहु 5th हाउस में हर केस में आपको लव मैरिज प्रोवाइड नहीं कर सकता, ओके। अब इसके पीछे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके चार्ट में एक तो 5th और 7th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड होना चाहिए, मतलब आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। एंड अगर शुक्र का या फिर चंद्रमा का कनेक्शन आपके 4th हाउस से बन जाता है तो भी ये एक लव मैरिज को दर्शाता है, ओके। बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली लव मैरिज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अब देखिए राहु अगर आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है एंड अगर आपके 7th हाउस की जो प्लेसमेंट है वो अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब इस केस में वीनस है, तो अगर इस चार्ट में अगर वीनस की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है एंड यहाँ पे अगर मेलेफिक्स का अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए हमें राहु के डिस्पोजिटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे समझेंगे? पहले आपको राहु को समझना है, ठीक है, कि राहु कौन से हाउस में प्लेस्ड है, फिर राहु किस राशि में प्लेस्ड है, राहु का राशि स्वामी कहाँ पर है, ओके, और फिर आपको सूर्य को समझना है, ठीक है। सूर्य के साथ साथ इस चार्ट में आपको जुपिटर का भी ध्यान रखना है। आप मान लीजिए कि इस चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो जाए, ठीक है, 7th हाउस में ही अगर ये जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो फिर ये मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे एक दो कुछ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप राहु को देखेंगे, राहु किस राशि में प्लेस्ड है आप वो देखेंगे, और उस राशि का जो स्वामी है वो किस तरह से प्लेस्ड है आपको वो चेक करना है। और फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके चार्ट में सूर्य और गुरु की प्लेसमेंट किस तरह से है, ओके। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, मैं आपको एक बार अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर 7 नंबर लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपका राहु यहाँ पे 7 नंबर में प्लेस्ड है, अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब ये कौन सी राशि बनी है, ये है लिब्रा, ठीक है। लिब्रा को रूल कौन करता है, वीनस करता है। तो यहाँ पे आपको राहु को स्टडी करना है, वीनस को करना है,
सूर्य को करना है और जुपिटर को करना है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसी चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाए, ठीक है, जुपिटर अगर 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाए तो फिर ये आपकी लव मैरिज होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, एंड इनफैक्ट ये आपको मैरिज में भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस तरह से डिटेल में आपको चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर राहु आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है तो वो सबको ही लव मैरिज प्रोवाइड करेगा। आपको राहु के डिस्पोजिटर को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस केस में अगर राहु 7th, अगर इसमें राहु 5th हाउस में प्लेस्ड है और 7 नंबर की राशि में प्लेस्ड है, मतलब लिब्रा में प्लेस्ड है, और वीनस की प्लेसमेंट अगर ख़राब हो गई तो, और 7th हाउस में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड प्लेस्ड है, तो यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। राहु 5th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनको क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में एक डाउट होता है कि राहु 5th हाउस में है तो वो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है क्या। तो देखिए, राहु अगर यहाँ पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, मतलब राहु अगर यहाँ पर मंगल और सूर्य के प्रभाव में है या फिर सैटर्न के प्रभाव में है, तो यहाँ पर फिर बच्चे होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज़ राहु अगर यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होता है। अब देखिए, राहु 5th हाउस की एक और पॉजिटिव चीज़ है कि ये लोग अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और इनकी इस क्रिएटिविटी की वजह से ही कई बार इनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। ओके, तो ये एक काफ़ी ही पॉजिटिव साइड है राहु 5th हाउस की। तो इन शॉर्ट, राहु 5th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट। बट हाँ, रिलेशनशिप में जाने से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की नीड है, बिकॉज राहु 5th हाउस वाले बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और इसी चीज़ की वजह से इनको कई बार लाइफ में प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे पहले आप सारी चीज़ें सोचिए समझिए, उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में जाइए। अब हम बात करेंगे राहु 6th हाउस के बारे में। देखिए, 6th हाउस क्या चीज़ शो करता है। 6th हाउस शो करता है कि एक पर्सन में कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कंपटीशन ओवरकम करने में, ठीक है। क्या वो अपनी एनिमीज़ को ओवरकम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सब भी हम 6th हाउस से पता लगाते हैं। जितने भी पुलिस केस, कोर्ट केस होते हैं, वो सारी ही चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती है। अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। एंड 6th हाउस आपके जॉब को भी बताता है, ठीक है, कि आपके जॉब में आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है, ठीक है। एंड अगर आपका रूटीन अच्छा है, जिन भी लोगों का रूटीन काफ़ी अच्छा होता है उनके चार्ट में 6th हाउस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है। एंड जो लोग एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका भी 6th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है। 6th हाउस डिजीज़ को भी शो करता है। तो जो मतलब वो लोग जो कॉन्स्टेंट मेडिकेशंस पर रहते हैं, तो उनके चार्ट में आपको 6th हाउस की प्लेसमेंट थोड़ी सी आपको ख़राब देखने को मिल सकती है। राहु 6th हाउस बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट है। ऐसे लोग अपने कंपटीशन को बहुत इजीली कम कर देते हैं, एंड जितने भी एनिमीज से रिलेटेड जो फैक्टर होता है उसमें भी राहु कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर यहाँ पे राहु मंगल और सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, ठीक है, मार्स और सैटर्न के साथ अगर यहाँ पे राहु प्लेस्ड है और सैटर्न, एंड कुछ केसेस में सूर्य भी, ठीक है। अगर ये प्लैनेट्स यहाँ पे राहु के साथ प्लेस्ड है तो इस पर्सन में कंपटीशन को क्रैक करने में, कंपटीशन ओवरकम करने में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बहुत इजीली क्रैक कर देते हैं, बिकॉज उनका 6th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो राहु जब भी 6th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग, एंड अगर स्पेशली राहु 6th हाउस में मंगल, सूर्य और शनि के प्रभाव में हैं, तो ऐसे लोग बहुत इजीली कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग लॉ की फील्ड में भी जा सकते हैं, एंड ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। राहु 6th हाउस वाले आर्ग्यूमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंट, जब भी इनको ऐसा पता चलता है कि हमें किसी से compete करना है, हमें किसी से आर्ग्यूमेंट करना है, हमें किसी के साथ डिबेट करनी है, तो ये राहु इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, राहु अगर आपके 6th हाउस में है तो यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करेंगे राहु कौन से घर में प्लेस्ड है, फिर आप देखेंगे कि चार्ट में मरकरी की प्लेसमेंट किस तरह की है, और फिर आप देखेंगे कि राहु किस राशि में प्लेस्ड है। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ।
मान लीजिए राहु यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे? तो देखिए, आपको यहाँ पे पहले राहु को स्टडी करना है, फिर आपको राहु के राशि लॉर्ड को समझना है। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मेष राशि है। मेष राशि को कौन रूल करता है? मंगल रूल करता है। तो यहाँ पे आपको राहु को पढ़ना है, फिर आपको मार्स को पढ़ना है, मतलब मंगल को स्टडी करना है, और फिर आपको मरकरी को पढ़ना है, मतलब बुध को पढ़ना है। बुध को आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि 6th हाउस काल पुरुष के चार्ट में ओरिजिनली बुध संभालता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों प्लैनेट्स को आपको अच्छे से समझना है कि ये आपके चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है, और फिर आपको इजीली समझ आएगा कि राहु अपनी महादशा या फिर अंतर्दशा में आपको किस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए, आपके चार्ट में अगर राहु के साथ साथ अगर आपके चार्ट में राहु अगर यहाँ पे 6th हाउस में प्लेस्ड है, एंड आपके चार्ट में अगर मरकरी की प्लेसमेंट अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये राहु 6th हाउस वालों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ये किसी स्पोर्ट एक्टिविटी को रेगुलरली खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट राहु 6th हाउस में प्रोवाइड करेगा, स्पेशली अपनी महादशा या फिर अंतर्दशा में, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक और चीज़ का ध्यान रखना, मतलब इनको ध्यान रखना चाहिए, राहु अगर आपके 6th हाउस में मंगल के साथ प्लेस्ड है, सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, या फिर सूर्य के साथ प्लेस्ड है, तो आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना है। ये आपको कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप उनसे आर्ग्यूमेंट जीत भी सकते हैं। बट कई बार जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है चार्ट में, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से इनको लाइफ में ट्रबल आ सकते हैं। तो अगर आपके चार्ट में राहु के साथ मंगल, शनि और सूर्य भी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितना आप कम आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना आप कम फाइट्स में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज हर एक चीज़ की, मतलब हर एक एनर्जी का एक्सेस में होना कई बार एक पर्सन के लिए नेगेटिव वे में वर्क करने लग जाता है। बाकी राहु 6th हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज ये कंपटीशन क्रैक करवाने में एक पर्सन को हेल्प करता है, और एक पर्सन को एक हिम्मत प्रोवाइड करता है कि ये किस तरह से डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं, किस तरह से ये किसी से आर्ग्यूमेंट में जीत सकते हैं, किस तरह से कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सकते हैं। एंड ये प्लेसमेंट स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, तो राहु की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हम बात करेंगे राहु 7th हाउस के बारे में। देखिए, 7th हाउस क्या शो करता है? 7th हाउस मैरिज को शो करता है। 7th हाउस पब्लिक का होता है, मासेस आपको किस तरह से देखती है, पब्लिक के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, वो सारी चीज़ें 7th हाउस शो करता है। 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप को भी शो करता है। जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसके लिए भी 7th हाउस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, राहु जब भी 7th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे नेचुरली राहु प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली लोगों से डील करता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली पब्लिक से डील करता है। ये जो पर्सन होता है, इसमें जो बिज़नेस की जो स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको राहु के साथ साथ शुक्र का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये लोग बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे राहु 7th हाउस एक पर्सन को लव मैरिज भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि देखिए राहु 7th हाउस और 7th हाउस ओरिजिनली शुक्र रूल करता है। तो यहाँ पे राहु प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इट शोज़ कि या तो इस पर्सन की लव मैरिज होगी, नहीं तो इस पर्सन का जो पार्टनर होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब या तो डिफरेंट कास्ट से हो सकता है, या फिर डिफरेंट रिलीजन से या फिर डिफरेंट रिलीजन से हो सकता है। बेसिकली उनके बैकग्राउंड में आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, जो कि इनके बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। देखिए, राहु 7th हाउस इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहु अगर आपकी 7th हाउस में प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी ही होगी, ठीक है। बट राहु इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज, ठीक है, राहु का 7th हाउस में होना। अब इसके साथ साथ आपको 5th हाउस के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है। आपको 11th हाउस को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। आपको 4th हाउस को भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं। बट हाँ, अगर राहु आपका 7th हाउस में प्लेस्ड है तो ये पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा होगा, या फिर आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी ही डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा।
अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री में वर्क करना है या फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आपको वर्क करना है तो ये राहु की प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिला सकती है। यहाँ पे अगर सूर्य का भी कहीं ना कहीं प्रभाव हुआ, सूर्य और शुक्र का, तो ये डेफिनेटली नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके थ्रू आपको फिल्म इंडस्ट्री या फिर मीडिया में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब देखिए, राहु जिनका भी 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये लोगों से भी डील कर रहे हैं, अगर ये अपने बिज़नेस में भी है तो इनके बिज़नेस में भी इनकी क्रिएटिविटी की वजह से इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिस्पोजिटर को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए राहु आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको चेक करना है कि वो किस राशि में प्लेस्ड है और उस राशि का लॉर्ड किस घर में जाके प्लेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब उसके बाद आप राहु को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए अब यहाँ पे 7 नंबर की जगह यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे धनु राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राहु को समझना है। यहाँ पे आपको धनु राशि को कौन रूल करता है? जुपिटर। तो यहाँ पे आपको जुपिटर को समझना है और आपको वीनस को भी समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है एंड काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस को ओरिजिनली शुक्र रूल करता है। तो यहाँ पे आपको तीनों ही साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि राहु जिस भी घर में प्लेस्ड होता है वहाँ पे ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 7th हाउस का राहु आपको फिल्म इंडस्ट्री, आपको बिजनेस और आपको पब्लिक लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है ड्यू टू ऑब्सेशन। ये पर्सन अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि इनकी जो खुद की पर्सनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं ये पर्सन खोने लग जाता है और इस चीज़ की वजह से ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सफ़र भी करते हैं। ये अपने पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली कि इनके लिए इनका पार्टनर ही सब कुछ बन जाता है। तो इनको ये जो इस प्रकार का जो ऑब्सेशन है उससे थोड़ा सा इनको बचना है। ओके, एंड इसके लिए इनको अपने केतु पे भी वर्क करना है। ओके, क्योंकि देखिए राहु के जस्ट ऑपोजिट आपको केतु देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में इतना ऑब्सेशन क्रिएट नहीं करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं राहु को लेकर। अब देखिए, पार्टनर का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, बट आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका केतु भी 1st हाउस में है कि आप खुद को, मतलब आप खुद की आइडेंटिटी को ना खोएं। ठीक है, आपको खुद पे भी वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, राहु 7th हाउस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉयल रहे। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पे भी राहु प्लेस्ड होगा वो ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, बट वहाँ पे एक पर्सन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको कहीं ना कहीं ये कम कर देता है। तो ये पर्सन अपने पार्टनर से या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरी साइड इस पर्सन को कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पे अगर राहु के साथ साथ शुक्र भी प्लेस्ड है, ठीक है, और चंद्रमा भी प्लेस्ड है, ओके, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक्वेरियस का साइन आ गया, मतलब अगर यहाँ पे कुंभ राशि किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तो ये कहीं ना कहीं चीटिंग का भी योग क्रिएट कर देता है। ऑल्दो इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर, बट यहाँ पे अभी आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे राहु 7th हाउस में मान लीजिए एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है, ठीक है, एक्वेरियस में प्लेस्ड है, और किसी भी तरह अगर यहाँ पे वीनस और चंद्रमा, मतलब शुक्र और चंद्रमा का अगर यहाँ पे प्रभाव आ गया, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग का योग क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपका राहु 7th हाउस में है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको अपनी दुनिया आपके पार्टनर के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करवानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद पे भी ध्यान देना है, खुद पे भी फोकस्ड रहना है। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे राहु ख़राब हो सकता है, ठीक है, और वो है चीटिंग। ठीक है, चीटिंग से आपको बचना है, फिर चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या फिर आप चाहे लोगों से डील कर रहे हैं, आपको ये जो चीटिंग का ये जो पूरा जोन है इससे आपको हमेशा दूर रहना है, अदरवाइज़ राहु आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो राहु 7th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट अगर आपको पब्लिक लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, एंड उसके लिए आपको एक और चीज़ को देखना ज़रूरी है, वो है
मून की प्लेसमेंट, ठीक है, चंद्रमा की प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए जितने भी लोग हैं जिनको पब्लिक लाइफ में सक्सेस मिली है उनके चार्ट में आपको चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा आपके चार्ट में उतना ही आप लोगों से मतलब लोग आपको प्यार करेंगे। ओके, तो अगर आपको पब्लिक लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो ये राहु की प्लेसमेंट 7th हाउस में काफ़ी ही अच्छी है। बट इसमें आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट नहीं करना और दूसरी चीज़ आपको लॉयल रहना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे राहु 8th हाउस के बारे में। देखिए 8th हाउस क्या क्या चीज़ें शो करता है। 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिसर्च। जो भी लोग रिसर्च में होते हैं उनका 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। 8th हाउस अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोग अकल्ट से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। 8th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं। एंड ये लोग कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हुआ तो ये ब्लैक मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये ब्लैक मैजिक को भी शो करता है। अब देखिए राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी बन सकते हैं। अब देखिए राहु का कनेक्शन अगर किसी भी तरह से 10th हाउस से बन जाए, ठीक है, कि 10th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में प्लेस्ड है या फिर 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस्ड है, अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों से भी हो सकता है या फिर ये रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं। क्योंकि राहु अगर पॉजिटिव रिजल्ट में है, मतलब अगर राहु पॉजिटिवली 8th हाउस में प्लेस्ड है एंड राहु के ऊपर और कोई ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे लोग राहु की महादशा या फिर अंतर्दशा में, मतलब ये जिस भी रिसर्च पे वर्क करते हैं उस रिसर्च में इनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए राहु आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, और 8th हाउस में आता है स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। अब स्कॉर्पियो को कौन रूल करता है? मार्स रूल करता है। तो यहाँ पे मार्स प्लस राहु का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, ठीक है। स्कॉर्पियो को केतु भी रूल करता है बट यहाँ पे हम एक बार मार्स को कंसिडर करेंगे, ओके, क्योंकि देखिए 8th हाउस मतलब मार्स, स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा डीप साइन है, ओके। तो यहाँ पे राहु के 8th हाउस के रिजल्ट को समझने के लिए आपको मार्स को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्स आपके चार्ट में जिस तरह से प्लेस्ड है उस तरह से राहु आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर मार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्स यहाँ पे थोड़ा भी ठीक है तो फिर इट शोज़ कि एक पर्सन को एंग्जाइटी इश्यूज़ होंगे बट वो उससे डील करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राहु 8th हाउस की प्लेसमेंट में मार्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्स आपके कौन से घर में प्लेस्ड है एंड कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए राहु यहाँ पे 7 नंबर की राशि में प्लेस्ड है। अब 7 नंबर को कौन रूल करता है? 7 नंबर मतलब लिब्रा, ठीक है। लिब्रा को कौन रूल करता है? शुक्र मतलब वीनस। तो यहाँ पे आप कौन कौन से प्लैनेट्स को पढ़ेंगे? यहाँ पे राहु को समझने के लिए आपको राहु की तो प्लेसमेंट देखनी है बट यहाँ पे आपको राशि लॉर्ड, ठीक है, उसको भी समझना है कि वो आपके चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है। अब इस केस में शुक्र है, इसके बाद आपको मार्स को कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि राहु 8th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको मार्स को भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से राहु को समझना है। अगर आप अपने चार्ट में शुक्र को समझ गए, मंगल को समझ गए तो आपको राहु के रिजल्ट्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जिनका भी राहु 8th हाउस में होता है और अगर ये थोड़ा सा भी अगर अफ्लिक्शन में हुआ, मतलब अगर यहाँ पे सैटर्न मतलब शनि, मंगल, अगर ऐसे प्लैनेट्स का अगर यहाँ पे प्रभाव रहा तो ऐसे लोग फिर ब्लैक मैजिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे अगर 1st हाउस का लॉर्ड अगर किसी भी तरह से राहु से कनेक्ट कर गया, ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके ऊपर भी कुछ लोग ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए राहु 8th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट फॉर रिसर्च रिलेटेड वर्क। अगर आपको रिसर्च में जाना है एंड अगर राहु का कनेक्शन 10th हाउस से बनता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स बनते हैं एंड राहु की ही हेल्प की वजह से ये जिस भी फील्ड में रिसर्च करते हैं वहाँ पे इनको सक्सेस भी मिलती है। राहु 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये अकल्ट से रिलेटेड इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे अगर राहु थोड़ा सा भी अगर ख़राब हुआ तो फिर ये ब्लैक मैजिक की तरफ लेकर जाता है एक पर्सन को। तो राहु 8th हाउस इज़ अ वेरी
सेंसिटिव प्लेसमेंट, इस चीज़ में मैं स्पेशली आपको बोलूँगी कि आप अपने चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट को देखिए कि मार्स आपके चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है, एंड राहु का जो राशि लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है। जब आप इन दोनों प्लैनेट्स को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप राहु के रिजल्ट्स तक ईजिली पहुँच पाएंगे। वो 8th हाउस वालों का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड होता है। अगर ये ज़्यादा अफ्लिक्शन में नहीं है तो ये बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर राहु बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है और राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब जो राशि लॉर्ड है, वो भी बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे राहु 9th हाउस के बारे में। देखिए, अगर आपका राहु 9th हाउस में प्लेस्ड है तो 9th हाउस क्या चीज़ें शो करता है। 9th हाउस आपके फादर के बारे में बताता है। 9th हाउस आपके गुरु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 9th हाउस जितनी भी आप धार्मिक यात्राएं करते हैं वो सारी चीज़ें 9th हाउस से हम देखते हैं। रिलीजन को लेके आपके क्या थॉट्स हो सकते हैं वो भी हमें 9th हाउस से पता चलता है। अगर आपको कभी हायर एजुकेशन के लिए जाना है या फिर आपको पता करना है कि आप हायर एजुकेशन आप अटेन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो उसके लिए 9th हाउस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनके चार्ट में आपको 9th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे सभी लोग जिनने PhD कर रखी है तो उनका जो 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है या फिर उनका 9th हाउस वो काफ़ी ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, राहु अगर आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके चार्ट में जुपिटर किस तरह से प्लेस्ड है। जुपिटर जितना पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे राहु के। और जुपिटर के साथ साथ आपको सूर्य का भी प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जुपिटर और सूर्य दोनों की ही प्लेसमेंट आपको देखने हैं चार्ट में। अब देखिए, राहु जिनके भी 9th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का जो बिलीफ होता है रिलीजन को लेके, इनका जो माइंडसेट होता है रिलीजन को लेके, वो काफ़ी ही ज़्यादा डिफ़र कर सकता है बाकी लोगों के माइंडसेट से। इनका जो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब ये धर्म के प्रति इनकी जो सोच होती है, मतलब ये जिस तरह से सोचते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक होती है, काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। ओके, तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिनका भी राहु 9th हाउस में होता है। जिनका भी राहु आप 9th हाउस में देखेंगे तो इनके साथ कभी कभी गुरु को लेकर फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इनको इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। राहु 9th हाउस में डेफिनेटली एक पर्सन को फॉरेन ट्रैवल प्रोवाइड कर सकता है एंड इस पर्सन को ट्रैवलिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अब देखिए, राहु जिसका भी 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का गॉड को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर कोई पर्सन इनको इन चीज़ों से रिलेटेड अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो वो मैक्सिमम टाइम वो इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्योंकि राहु जिनका भी 9th हाउस में आप देखेंगे तो ऐसे लोग व्हेन इट कम्स टू गॉड, व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, इनका जो माइंड होता है वो बहुत ही डिफरेंट वे में वर्क करता है। ये वो लोग होते हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड हर एक पर्सपेक्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये किसी की बात मानेंगे। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं इनसे भगवान से रिलेटेड या फिर आप किसी रिलीजन से रिलेटेड अगर आप कुछ इनको बोल रहे हैं तो ये ईजीली आपकी बात नहीं मानेंगे। ये पहले खुद हर एक डायरेक्शन में सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये आपकी बात मानेंगे। अब देखिए, राहु जब भी 9th हाउस में प्लेस्ड होता है, ठीक है, एंड राहु के साथ अगर यहाँ पे सूर्य भी प्लेस्ड है, ठीक है, सन भी प्लेस्ड है, तो ये फादर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये नेम फेम इनको प्रोवाइड कर सकता है, वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, राहु अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है और सूर्य अगर यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये पर्सन के फादर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने फादर से काफ़ी ही ज़्यादा डिस्टेंस में रहे, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि राहु जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है उस जगह से राहु ऑब्सेशन क्रिएट कर लेता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने फादर से काफ़ी ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राहु अकेला बैठा है तो ये सिचुएशन फिर भी ठीक है। बट राहु अगर यहाँ पे सूर्य के साथ ही प्लेस्ड है तो यहाँ पे राहु मतलब यहाँ पर फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। बट ऐसे लोग अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, ये अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा प्यार
प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मंगल और शनि का भी प्रभाव हुआ तो हो सकता है कि फादर से काफ़ी ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो राहु की महादशा या फिर अंतर्दशा में। बट अगर हम सिर्फ राहु की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली इनको अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी नहीं तो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे इनको प्यार होता है। एंड लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि राहु अगर यहाँ पे सूर्य के साथ एक ही घर में प्लेस्ड है या फिर सूर्य का यहाँ पे किसी भी तरह से प्रभाव है, ओके, या फिर ट्राइन का आपस में कोई कनेक्शन है, तो फादर को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे सकता है। ये पर्सन अपने फादर से अटैच्ड रहेगा, ये पर्सन अपने फादर की रिस्पेक्ट करेगा, बट ड्यू टू सम रीज़न इसके फादर इनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे, ओके। अगर सूर्य की भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, जुपिटर की भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे फादर से काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट भी मिलेगा। एंड ये जो पर्सन भगवान को लेकर, ये जो पर्सन रिलीजन को लेकर जो आर्ग्यूमेंट्स रखेगा वो काफ़ी ही ज़्यादा थॉटफुल होंगे। मतलब इस पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स या फिर इस पर्सन के जो थॉट्स होंगे वो सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस का जो राहु होता है वो रिलीजन और गॉड को लेकर इस तरह के थॉट्स एक पर्सन को प्रोवाइड करता है कि सामने वाला पर्सन जब इनकी बातें सुनता है तो वो भी इस चीज़ को सोचने लग जाता है कि चीज़ें कितनी डिफरेंट वे में भी वर्क कर सकती हैं। तो राहु इस चीज़ में काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क करता है। बट इसके लिए आपके चार्ट में जुपिटर की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए और सूर्य की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। राहु अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है और जुपिटर और सूर्य भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे एक पर्सन हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकता है, ओके, एंड फॉरेन जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। तो राहु 9th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट, ओके। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अब ये जो टीचर बनेंगे यहाँ पे उसमें आपको राहु का एलिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। राहु का एलिमेंट मतलब ये लोग काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट वे में बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस लेकर आएंगे, ओके। तो जितने भी टीचर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक रेगुलर अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंट वे में स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको राहु का एलिमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके चार्ट में राहु 9th हाउस में प्लेस्ड है एंड जुपिटर और सूर्य की प्लेसमेंट काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली ये राहु आपको एक अच्छा टीचर भी बना सकता है। बट हाँ, आपको गुरु से रिलेटेड अगर आप किसी को गुरु मानते हैं या फिर अगर आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये गुरु से रिलेटेड आपके साथ फ्रॉड क्रिएट हो सकता है, ठीक है, इस प्लेसमेंट के साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज राहु 9th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट। बात करेंगे राहु 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनके भी चार्ट में राहु 10th हाउस में प्लेस्ड होता है ऐसे लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत इजीली मतलब ये अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज़ करके ये पावर को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड ऐसे लोगों को फेम काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो फेम और पावर ऐसी चीज़ है जो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। राहु 10th हाउस वाले पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं एंड स्पेशली अगर यहाँ पे राहु के साथ अगर सूर्य भी प्लेस्ड है, ठीक है, राहु के साथ अगर यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये नेम एंड फेम के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ओके। एंड मान लीजिए राहु के साथ अगर यहाँ पे मार्स प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। आपको बहुत IPS के चार्ट्स में आपको राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एंड ये लोग आर्मी में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो ये फेम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। बस हाँ, यहाँ पे फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है ये कॉम्बिनेशन, ओके। ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये लोगों को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनको पता होता है कि अगर हमें पावर अटेन करनी है, मतलब अगर हमें पावर अचीव करनी है तो हम किस तरह से हम सामने वाले से बात करें, ठीक है। तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी होती है। फेम इनको मिलता है और इनके एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। बिकॉज देखिए 10th हाउस में कौन से प्लैनेट्स वर्क करते हैं, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स अच्छा वर्क करते हैं। अगर 10th हाउस में सूर्य प्लेस्ड है तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। 10th हाउस में अगर मंगल प्लेस्ड है, ठीक है, मार्स अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सैटर्न अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब इस तरह के प्लैनेट्स जो कि 10th हाउस में बहुत अच्छा करते हैं और अगर राहु भी 10th हाउस में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग काफ़ी ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, इनकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ऐसे लोग मेहनत भी करना जानते हैं।
तो राहु अगर आपके 10th हाउस में है एंड अगर आपके चार्ट में ये वाले प्लैनेट्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस पर्सन में बहुत अच्छा फाइटिंग एबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो राहु 10th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट, बट हाँ यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 10th हाउस ओरिजिनली सैटर्न का होता है, ठीक है। सैटर्न 10th हाउस को रूल करते हैं एंड सैटर्न इज़ अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंस। मतलब आपको पेशेंस रखना है, आपको परसिस्टेंस आपको शो करना है, आपको एक कंटिन्यूटी में काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 दिन काम करा और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप उस काम को छोड़ देंगे। अगर आपने कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन रखी तो डेफिनेटली ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए राहु 10th हाउस में है और 10th हाउस में मार्स भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के 10th हाउस में होने से एक पर्सन में जो कंसिस्टेंसी होती है, काम को लगातार करने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे राहु इनको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको जो शनि का जो एलिमेंट है उसको आपको पकड़ के चलना है। अगर आपने पेशेंस रखा और अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब राहु के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे केतु भी प्लेस्ड है। केतु के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, बट यहाँ पर केतु आपको आपके घर से भी दूर कर सकता है। ऐसे लोगों का घर के प्रति इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता और इनको घर से दूर जाकर ही सक्सेस मिलती है। अब देखिए राहु 10th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे पर्सन बहुत हाई एम्बिशन रखते हैं, डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, फेम मिलता है, कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि आपको सैटर्न को पकड़ के रखना है, ठीक है। सैटर्न कंसिस्टेंसी डिमांड करता है और आपको कंसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना है। अगर आपने किसी भी काम को सिर्फ 10-15 दिन करके और ऐसे ही छोड़ दिया तो इस तरह से राहु आपको फिर अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा एथिकल वेज़ को चूज़ करें, ठीक है। गलत शॉर्टकट्स अगर मतलब आपको नहीं लेने हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे इस शॉर्टकट के थ्रू अगर मेरे को पावर मिल जाएगी तो वो पावर फिर सिर्फ थोड़े से ही टाइम के लिए होगी। और वो टाइम कौन सा होगा? अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या फिर अगर आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है तो वो जो फेम है, वो जो पावर है, वो सिर्फ इतने से ही समय का होगा। एंड द मोमेंट राहु का टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो इट्स बेटर अगर आप सही रास्ते अगर आप चलें, ठीक है, एंड आप एथिकल वेज़ का अगर आप यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको राहु को अच्छा करने के लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको सैटर्न के ट्रेड्स को आपको यूज़ करना है, हार्डवर्क करना है और आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एथिकल वेज़ को यूज़ करना है, बिकॉज देखिए राहु इल्यूजन शो करता है, ठीक है। तो आपको जब तक राहु की महादशा रहेगी या फिर राहु की अंतर्दशा चलेगी उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा शॉर्टकट्स लेके, बट जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म होगा फिर आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सैटर्न की क्वालिटीज़ को यूज़ करें एंड हमेशा एथिकल वेज़ को यूज़ करें, बिकॉज राहु 10th हाउस में नो डाउट आपको बहुत नेम एंड फेम प्रोवाइड कर सकता है। एंड आपको आपके चार्ट में यहाँ पर सैटर्न की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको राहु को चेक करना है, आपको सैटर्न को चेक करना है एंड यहाँ पे आपको सूर्य को भी चेक करना है, ठीक है। इन 3 प्लैनेट्स को आपको चेक करना है। एंड एडिशनली अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है या फिर आप उस चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आपको आर्मी रिलेटेड फील्ड में जाना है तो उसके लिए उस केस में आपको मार्स को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे राहु 11th हाउस के बारे में। देखिए 11th हाउस क्या चीज़ शो करता है? 11th हाउस गेन्स को शो करता है। जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो हम हमेशा 2nd हाउस एंड 11th हाउस को हम स्टडी करते हैं, ओके। तब हम जाके वेल्थ के बारे में एक पर्सन को बता सकते हैं कि एक पर्सन का इनकम को लेकर, वेल्थ को लेकर क्या स्टेटस रहेगा, ठीक है। अब 11th हाउस आपके सोशल सर्कल को शो करता है। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या आप अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें हमें 11th हाउस से पता चलती है। 11th हाउस इम्पॉर्टेंटली आपके डिज़ायर्स को शो करता है। एक पर्सन की कितनी ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी और क्या उस पर्सन की डिज़ायर्स फुलफ़िल हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें हमें 11th हाउस से पता चलती है। जिनका भी राहु 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा होता है।
ऐसे लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि काफ़ी ही डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या तो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते, मतलब या तो वो डिफरेंट कंट्री से होंगे या फिर वो डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, मतलब उनका जो बैकग्राउंड होगा वो काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर ये अपना एक अलग सा ही सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है एंड इनफैक्ट आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे अगर आपका राहु 11th हाउस में है तो ये लोग जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर ये समहाउ इस मतलब उस तरह से लोगों से बात करते हैं कि इनका वहाँ पे एक अलग ही सोशल सर्कल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है राहु 11th हाउस वालों की। अब देखिए, राहु जब भी 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का जो मैनेजमेंट होता है, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये इजीली बड़े से बड़े क्राउड को ये मैनेज कर सकते हैं बिकॉज इनको पता है कि लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपको सोशली आपको किस तरह से लोगों से बात करनी है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है कि राहु जिनकी भी 11th हाउस में प्लेस्ड होता है ऐसे लोगों की डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इनके डिज़ायर्स हाई होने की वजह से इनको कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है बिकॉज देखिए एक्वेरियस साइन आता है, ठीक है, 11th हाउस में, और एक्वेरियस को 2 प्लैनेट्स रूल करते हैं, सैटर्न और राहु। तो राहु अगर आपके 11th हाउस में प्लेस्ड हैं और आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच ली हैं कि मुझे ये सब चीज़ें मेरे को अचीव करनी है, या फिर आपकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उसमें सैटर्न का एलिमेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी डिज़ायर्स की वजह से ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बिकॉज फिर क्या होगा, आप लाइफ में कितना ही कुछ अगर आप अचीव कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा बिकॉज आपने अपनी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। एंड जब तक आप सैटर्न की क्वालिटीज़ नहीं लेकर आएंगे तब तक आपको आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपकी डिज़ायर्स हैं, क्योंकि देखिए सोचना कुछ गलत चीज़ नहीं है, आप अगर मतलब आई विल से कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ें आप सोचिए, ठीक है, आप सक्सेस के बारे में सोचिए, आपको जो भी चीज़ें आपको लाइफ में ख़रीदनी है आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए, बट इसके साथ साथ आपको सैटर्न का एलिमेंट ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे सैटर्न के एलिमेंट को ही खो दिया, मतलब अगर आपने हार्ड वर्क को खो दिया, ठीक है, अगर आपने कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन नहीं करी तो फिर उन डिज़ायर्स का कुछ मतलब नहीं रहता और फिर एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो अगर राहु आपके 11th हाउस में है एंड अगर आपकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आपको सैटर्न का एलिमेंट आपको लेकर आना चाहिए, तभी आप इस राहु को पॉजिटिव रख पाएंगे। नहीं तो अगर आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हुई और राहु अगर यहाँ पे मतलब अगर आप सेटिस्फैक्शन अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो फिर यहाँ पे राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। राहु अगर आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है और अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आपको आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से बहुत ज़्यादा गेंस होंगे। लेकिन यही राहु अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में है, मतलब अगर राहु के ऊपर अगर और भी ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का अगर यहाँ पे प्रभाव है तो यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए आपको राहु की कंडीशन को चेक करना है कि वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है या फिर नेगेटिवली। राहु यहाँ पे जितना पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड होगा या फिर राहु के ऊपर जितने ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको राहु यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सोशल सर्कल की वजह से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। राहु अगर यहाँ पर आपके सूर्य के साथ प्लेस्ड है, ठीक है, राहु अगर यहाँ पे सूर्य के साथ प्लेस्ड है तो यहाँ पे राहु 11th हाउस में है और 11th हाउस में है इसलिए हमें सैटर्न को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैटर्न किस तरह से प्लेस्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु और सूर्य अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने सोशल सर्कल में। आपको आपकी ईगो की वजह से मतलब ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके और आपके सोशल सर्कल के बीच में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिवली प्लेस्ड है 11th हाउस में तो आप लोग स्टॉक मार्केट एंड ऑल में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पे सैटर्न की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपको आपके चार्ट में 5th हाउस की प्लेसमेंट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 5th एंड 2nd हाउस की प्लेसमेंट। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ, ये थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट हो जाएगा, बट आप जब भी वेल्थ की बात करते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जब भी आप इनकम की बात करते हैं तो आपको 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और ये सब तो आपको देखना है, मतलब आपको हाउसेस तो देखने हैं, लेकिन आपको साथ साथ आपको राहु को समझना है, आपको मरकरी को समझना है, आपको शुक्र को समझना है, ठीक है, और आपको
सैटर्न को समझना है। ये प्लैनेट्स आपके चार्ट में जितना आपके फेवर में प्लेस्ड होंगे उतना ही आपको इन सब चीज़ों में सक्सेस मिलने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि स्टॉक मार्केट को हम किस तरह से देख सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट और इन सब में हम मतलब हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, हमें पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आपको बेसिकली आपको अगर आपका राहु 11th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको चार्ट में अगर आपको इस डायरेक्शन में अगर आपको जाना है ट्रेडिंग एंड ऑल में, तो यहाँ पर आपको मरकरी की प्लेसमेंट, शुक्र की प्लेसमेंट और सैटर्न की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु 11th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट, बट यहाँ पर बस राहु यहाँ पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे राहु के ऊपर किसी भी तरीके का मेलिफिक इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फिर राहु आपको आपके सोशल सर्कल की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है एंड आपकी डिज़ायर्स की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। बस आपको यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि अपनी डिज़ायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर्स हैं तो आप सैटर्न का एलिमेंट इसमें ज़रूर ऐड करिए, बिकॉज देखिए 11th हाउस है और 11th हाउस मतलब जो कुंभ राशि है उसको सैटर्न और राहु दोनों ही रूल करते हैं। आप जब तक सैटर्न की क्वालिटीज़ आप नहीं लेकर आएंगे, राहु आपको 11th हाउस में बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इट्स बेटर कि आप हार्ड वर्क करें एंड आप कंसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करेंगे। राहु 12th हाउस के बारे में देखिए, राहु 12th हाउस एक पॉजिटिव प्लेसमेंट भी है बट एक नेगेटिव प्लेसमेंट भी है, बिकॉज 8th हाउस की तरह राहु 12th हाउस भी एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट है। जब भी राहु 12th हाउस में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे एक पर्सन को स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, सोने में कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिक्कत हो सकती है अगर राहु का डिस्पोजिटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि राहु अगर किसी के चार्ट में 12th हाउस में प्लेस्ड है तो सभी लोगों को स्लीपिंग इश्यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है। आपको राहु के डिस्पोजिटर को भी देखना है। यहाँ पे आपको राहु को देखना है, राहु किस राशि में प्लेस्ड है, ठीक है, उसको आपको देखना है। वो राशि लॉर्ड किस घर में प्लेस्ड है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है, राशि लॉर्ड हाउस, ठीक है। अब इस केस में राहु 12th हाउस में प्लेस्ड है और पाइसेस साइन में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर की प्लेसमेंट मतलब जुपिटर आपके कौन से घर में प्लेस्ड है, जुपिटर नेगेटिवली प्लेस्ड है या फिर पॉजिटिवली। अगर जुपिटर आपके चार्ट में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आपको स्लीपिंग इशूज़ ये राहु 12th हाउस दे सकता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में जुपिटर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मान लीजिए 4th हाउस में प्लेस्ड है कैंसर साइन में, तो यहाँ पे आपको स्लीपिंग इशूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पे जुपिटर के साथ साथ आपको शुक्र को भी समझना है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, तो यहाँ पे शुक्र को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राहु अगर आपके 12th हाउस में है एंड अगर आप चैरिटी करते हैं, आप किसी भी प्रकार का डोनेशन करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ही अच्छी चीज़ है। मतलब ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए राहु 12th हाउस में है तो 12th हाउस हॉस्पिटल्स को भी शो करता है, 12th हाउस आइसोलेशन को भी शो करता है। तो राहु को आप यहाँ पे जितना ज़्यादा बैलेंस्ड रखेंगे, ठीक है, आप जितना ज़्यादा चैरिटी वर्क करेंगे, आप जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे, तो इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, फिर चाहे से वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल विजिट करना हो, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। देखिए, हम चीज़ों को टाल नहीं सकते, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन हम अपने एफर्ट से हम उस चीज़ का मतलब हम अपने एफर्ट से, हम अपनी मेहनत से उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो अगर आपका राहु 12th हाउस में प्लेस्ड है तो आप चैरिटी रिलेटेड वर्क करिए, ठीक है। आप अगर आप किसी भी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं तो आप करिए। आप हॉस्पिटल्स में भी आप जाकर डोनेशन कर सकते हैं, ओके। राहु 12th हाउस में है एंड राहु की जब भी महादशा या फिर अंतरदशा चलेगी, ठीक है, या फिर ट्रांजिट के दौरान जब भी राहु एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, ओके। राहु 12th हाउस में है तो ये फॉरेन ट्रैवल के लिए काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। राहु के टाइम पीरियड में आप डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल करेंगे। एंड राहु का डिस्पोजिटर मतलब राहु का जो राशि लॉर्ड है, इस केस में जुपिटर है, तो जुपिटर अगर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली आपका फॉरेन ट्रैवल होगा राहु के टाइम पीरियड में। 12th हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस चीज़ को आपको एक और तरह से समझना है। मान लीजिए राहु अगर यहाँ पर 3 नंबर के साइन में प्लेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे 12 की जगह अगर 3 नंबर लिखा हुआ होता तो फिर ये है मरकरी का साइन, ठीक है, मिथुन राशि है और बुध इसको रूल करता है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को कैसे समझेंगे, पहले आपको राहु को देखना है। राहु 12th हाउस में प्लेस्ड है,
3 नंबर के साइन में प्लेस्ड है, मतलब मरकरी को चेक करना है कि आपके चार्ट में मरकरी कहाँ पे प्लेस्ड है, फिर आपको जुपिटर को चेक करना है और फिर लास्ट में आपको वीनस की प्लेसमेंट को देखना है। ठीक है, जब आप ये चारों चीज़ें आप अपने चार्ट में समझ जाएंगे अच्छी तरह से, तब आपको राहु के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ईजीली समझ आएंगे कि राहु अपनी महादशा और अपनी अंतर्दशा में आपको किस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपको चैरिटी करते रहना है, आपको डोनेशन करते रहना है, और अगर आप ये डोनेशन किसी हॉस्पिटल में करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। That's it guys, I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. I will see you in the next one. Take care.